हाँ दोस्तों, कैसे चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? चलो आशा करते हैं पढ़ाई आप लोगों की एकदम जबरदस्त चल रही होगी। चलिए तो आज नया चैप्टर हमारे नई मैराथन क्लास लेके आ गए हैं, द्विघात समीकरण। यानी इसमें हम कंटेंट और एमसीक्यू दोनों साथ में क्लियर करेंगे। थ्योरी को लेके पूरे कंसेप्ट समझ के ही करेंगे, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन सीधे भी पूछते हैं, तो आप लोगों को वो तो पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए देरी न करते क्लास को शुरू कर देते हैं। द्विघात समीकरण यानी इसको हम वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, ठीक है? तो थोड़ा इसका बेसिक पढ़ लेते हैं पहले। द्विघात समीकरण यानी कि वर्ग समीकरण क्या होता है? वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि यानी जो x से y जो चर होता है उसकी क्या है अधिकतम घात, यानी कि जो पावर है वो कितनी हो, दो हो। कितनी हो? दो घात हो, उसे हम क्या बोलते हैं? द्विघात, यानी कि वर्ग समीकरण, ठीक है भाई? और इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक बोलो या मानक बोलो या फिर सामान्य बोलो, व्यापक, मानक या फिर सामान्य एक ही बात होती है। आपसे पूछ सकते हैं भाई कि सामान्य समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण क्या होता है, या फिर मानक समीकरण क्या होता है? एक ही होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, आपको ध्यान रखना है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। इससे हम क्या करते हैं? इसकी तुलना करते हैं, ठीक है? क्लियर है? आगे बात करते हैं। यदि a का मान 0 है तो क्या बन जाएगा? रेखीय समीकरण। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं अगर मैं a को 0 कर दूं, अगर मैं a को 0 कर दूंगा तो 0 कंटिन्यूस हो जाएगा। ये तो पूरा 0 हो गया। जब ये पूरा 0 हो गया तो क्या बचा बताओ? bx प्लस c तो बचा। तो ये क्या बन गया? ये तो रेखिक समीकरण है। x की घात 1 है ना, तो क्या बन गया? रेखिक समीकरण, ठीक है? तो बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर a का मान यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a का मान 0 नहीं है तो फिर वो क्या है? द्विघात समीकरण है। अगर a का मान 0 हो गया तो फिर वो रेखिक समीकरण बन जाएगा। इसको घुमा के आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है? समीकरण क्या होता है? समीकरण सिंपल सी बात है, में क्या लगा दो बराबर, तो क्या बन जाता है? एलएचएस और आरएचएस, उसको हम क्या बोल देते हैं? समीकरण। यहाँ पर लिखा हुआ बेसिक पढ़ सकते हो, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण को हल करने की यहाँ पर कितनी विधि पढ़ने वाले हैं हम? 3 विधि पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि। आपको यहाँ पर ये नहीं सीखना है, आपको जो आती है उससे काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे ऑप्शन क्वेश्चन पूछेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसकी वैल्यू पूछेंगे। अब वहां पर ये तो कहेंगे इस विधि से सोल्व करो या इस विधि से हल करो, उसको ऐसा तो बोला नहीं है। उनको आपको तो हल करना है, आंसर निकालना है। तो यहाँ पर ये जरूरत नहीं है, पर आपको आना तो चाहिए ना भाई, कोई सी तो आना चाहिए ना, तभी आप हल कर पाओगे। तो कौन कौन सी? गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं सिद्धाचार फॉर्मूला ही बोलते हैं सूत्र विधि को। फॉर्मूला इसका ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर में लिख देता हूँ यहाँ पर, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या होता है? 2a। आप लोग को याद होना चाहिए x इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है? और इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac हम क्या बोलते हैं? डी भी बोलते हैं। डी मतलब कि विभक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको हम डी यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? अब यहाँ पर हमने डी लिख दिया, तो इसको एक तरीका और भी है, इसको भाई अलग अलग तो कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ है तो प्लस का अलग कर लो और भाई माइनस का अलग कर दो। हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको कि भाई प्लस माइनस हमने यहाँ पर अलग कर दिया, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये सब यहाँ पर ये लिखा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। ये फॉर्मूला हमारा होता है विभक्त कर का। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, सबको याद होना चाहिए। विभक्त कर डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आपसे क्या मूलों की प्रकृति पूछेंगे, नेचर ऑफ रूट्स पूछते हैं, तो हमको क्या करना है? यही निकालना होता है, क्या? डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी निकालना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी हिंदी में विभक्त कर बोलते हैं। हमको ये निकालना होता है, और ये निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस जनरल समीकरण से तुलना कर दो, एबीसी के माना जाएंगे और इसमें रख दो, बस इतना सा काम करना है भाई। अब यहाँ पर 3 कंडीशन जो आप लोगों को याद होना चाहिए। सबसे पहले यही है कि डी का मान, डी मतलब क्या है भाई? डी मतलब क्या है बताओ जल्दी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान क्या है? अगर 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और समान होते हैं। मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और समान होते हैं भाई, ठीक है? अगर डी का मान 0 है, डी मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका मान 0 है तो हम क्या बोलेंगे? मूल कैसे हैं? वास्तविक और समान। कैसे हैं? वास्तविक और समान। और अगर इसका मान 0 से छोटा है, 0 से क्या है? छोटा है, तो हम क्या बोल देंगे कि मूल कैसे हैं? काल्पनिक, यानी कि अधिकल्पित, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है रूट माइनस का वन आता है, आपने देखा होगा। नहीं, रूट में माइनस वन आ जाता है, रूट में क्या है? नेगेटिव आ जाता है, सॉरी माइनस वन नहीं, रूट में नेगेटिव नंबर आ जाता है अगर कोई, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर में काउंट नहीं करते हैं। वो हमारा क्या होता है? अधिकल्पित होता है, हमारा इमेजिनरी पार्ट में इसको काउंट करते हैं, ठीक है? चलिए क्लियर है? और बड़ा बराबर 0 है तो फिर मूल वास्तविक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और। अगला है वर्ग समीकरण के मूल अल्फा बीटा। अब वर्ग समीकरण के मूल हमको दिए गए हैं और हमको निकालना है वर्ग समीकरण, मतलब हमको द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कुछ ही बोल दो भाई, अगर हमको निकालना है, लेकिन मूल दिए गए हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल
मूल मान लो हमारे क्या है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू क्या जाएगा 0। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मूलों का योगफल हो गया, गुणनफल हो गया। अगर अल्फा बीटा दिए गए हैं या फिर योगफल गुणनफल दिया हो और चाहे फिर अल्फा बीटा दी हुई बात देखिए, अगर अल्फा बीटा दी गए हैं तो हम यहाँ पर रख देंगे, योगफल दिया तो योगफल रख देंगे, गुणनफल दिया तो गुणनफल रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और लगा दो फॉर्मूला हमारा आ जाएगा क्या द्विघात समीकरण। अगर द्विघात समीकरण पूछते हैं तो कुछ यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले भी दिए हैं, अभी आप याद कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी हो वो हमको योगफल गुणनफल दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, इससे निकल आता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर क्यू है तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, अगर माइनस है तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, प्रूफ भी हो जाते हैं बट हमको यहाँ पर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। दो फॉर्मूला आप याद कर लेना, मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, लगता हो सकता है आपको थोड़ा फास्ट लगे, लेकिन अब क्या टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, मूल दिए गए हो तो वर्ग समीकरण बनाना मैं बता दिया आप लोगों को, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, हिंदी में बता दिया आप लोगों को ये। ठीक है, वर्गीय समबाहुपद का रेखीय गुणनखंड होगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4 से बड़ा बराबर 0। ठीक है, ये कुछ खास ज्यादा लिखा नहीं है, चलो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक पॉइंट हैं ये आप लोग पढ़ सकते हो। ये हमारी क्या है शायद तो विधि है कोई, है ना। अधिकतम 2 मान संभव है, सही है भाई। द्विघात समीकरण तो कितने मान हो सकते हैं 2, और दोनों मान समान भी हो सकते हैं। अगर दोनों मूल बराबर है तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन इन्हें बोलते हैं पुनरावृत्त मूल। ठीक है, और ये फॉर्मूला दिया है 4 बार, ये पूर्ण वर्ग विधि की विधि दी गई है, तो आप लोग काम की नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद सीधा हो सकता है क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए हो। चलिए भाई, तो ये छोटा सा बेसिक था, ज्यादा क्वेश्चन बेसिक में है नहीं। वर्ग समीकरण यानी द्विघात समीकरण में ज्यादा कुछ बेसिक में है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा था तो हमने पढ़ भी लिया भाई, पढ़ने में क्या जा रहा है, थोड़ा अच्छा हो गया, रिवीजन भी हो गया है ना, और आप लोग भूलोगे भी नहीं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो मूल होते हैं। अब भाई देखो उन्होंने बोला है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है डी होता है, तो डी का मान 0 बताया था। अगर डी का मान 0, डी बड़ा है तो कैसे होते हैं मूल वास्तविक और असमान। अब डी बराबर 0 है तो क्या होता है वास्तविक और समान, और छोटा होता है तो रिवीजन कर रहे हैं क्या होता है काल्पनिक। ठीक है, अधिकल्पित है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं इक्वल है तो क्या आएगा वास्तविक और समान, वास्तविक और समान, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x माइनस ए प्लस बी का होल इक्वल टू 0 में x का मान क्या हो, करिए इसको निकालो, इसका आंसर निकल आएगा। देखो x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया इक्वल में 0। अब स्क्वायर उठा के हम 2 बार लगा सकते हैं इसको, स्क्वायर तो 0 पे चला जाएगा, ऐसा ही बोल सकते हो भैया। ठीक है, ऐसे भी 2 बार लिख सकते हो इसको, स्क्वायर लगाए मतलब 2 बार भी लिख सकते हो, चाहे बोल दो स्क्वायर उठा के 0 एक बार लिख सकते हो। अब ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्यों मैं स्टेप थोड़ा शॉर्ट कर दी, चलो बता देता हूँ। देखो x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 0, यहाँ से भी 0 है, दोनों सेम है, मूल कैसे है बराबर है। यहाँ पर ये माइनस वाला कहाँ जाएगा प्लस में, तो क्या जाएगा x बराबर a प्लस बी, एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं a प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए समीकरण में x का मान क्या है, समीकरण दिया है x माइनस 5 और x प्लस 7, इसमें x का मान पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर समीकरण बनाना नहीं, गुणा करके बना सकते हो, जो क्या है यहाँ पर तो हमको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, इक्वल क्या कर दो 0 कर दो भाई, इक्वल 0 कर दो, x की वैल्यू माइनस वाली कहाँ जाएगी प्लस में, और प्लस वाली कहाँ जाएगी माइनस, सबको पता है प्लस वाला माइनस में जाता है, माइनस वाला प्लस में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए समीकरण का हल है, इस समीकरण का हल क्या है, सेम क्वेश्चन वही है, माइनस वाला कहाँ जाएगा प्लस में, तो प्लस का 3 जाएगा, प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस में, तो माइनस का 5 हो जाएगा, यानी 3 माइनस 5, 3 माइनस ऑप्शन नंबर बी। चलिए वर्ग समीकरण का विभक्तकर क्या है, विभक्तकर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इक्वल टू क्या होता है जल्दी बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर दिया कहीं बिल्कुल दिया है ये रहा। चलिए अगला वर्ग समीकरण में प्रयुक्त चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, वर्ग समीकरण है तो क्या हुई 2 घात होगी, 2 घात या वर्ग एक ही बात है, 2 घात यानी 2 घात। चलो वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल क्या होता है, तो भाई माइनस का क्या होता है बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं।
वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल क्या है। मूलों का योगफल देखो यहाँ पर निकालो वैल्यू, ये ए की वैल्यू हो गई कितनी 3 और बी की निकालो, ये बी की कितनी हो गई -7, सी की निकालो, सी कितनी हो गई -5। ये हमने कंपेयर करके तुलना करके एबीसी वैल्यू निकाल ली। किससे करते हैं इसको कंपेयर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, तो सी हो गया -5, एक्स से एक्स हो गया, बी हो गया -7 और ए हो गया 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया, एबीसी की वैल्यू आ गई। अब पूछ कर रहे हैं योगफल, तो योगफल क्या होता है जल्दी बोलो, योगफल क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, और गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए। तो योगफल माइनस का बी अपॉन माइनस, और बी कितना है -7 अपॉन ए कितना है 3, तो आ गया 7/3, 7/3, ठीक है। और गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए, सी माइनस है और ये कितना है 3, तो -7/3 प्लस का और माइनस के 5/3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। कुछ नहीं, थोड़े से फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। वर्ग समीकरण मूलों का योगफल, सेम वही कहानी, माइनस का बी अपॉन ए और माइनस का बी, बी कौन है 4, बी कौन है 4, ए कौन है 2, 2 2 4, माइनस के 2 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। बेसिक क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। वर्ग समीकरण व्युत्क्रम का सूत्र क्या होता है, अभी बताया था वो तो, d बराबर क्या होता है b² - 4ac, ठीक है भाई, b² - 4ac, है ना, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समीकरण के मूल वास्तविक है, किस समीकरण के मूल वास्तविक है हमको चेक करना है भाई। तो समीकरण के मूल वास्तविक कब होते हैं, जब डी का मान निकाल लो आप, है ना, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर हो तभी वास्तविक होते हैं, यानी डी बड़ा बराबर है कितने, डी बड़ा बराबर है 0 से, मूल क्या होते हैं वास्तविक। चेक कर लेते हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इसको देखते हैं जरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे यहाँ, तो ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर 1, ए है 1, बी है 9 और सी है 4। हमको निकालना है b² - 4ac, तो बी यानी कि 9 का स्क्वायर और -4 और ए और सी, 9 का स्क्वायर 81 -4 चौके 16, 81 16 माइनस कर दो, कितने बचे भाई 65, ठीक है। तो 0 से बड़ा ही होता है 65 भाई, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मूल क्या है इसके, इसके मूल पक्का क्या है वास्तविक है, बाकी एक आधा चेक कर सकते हो तो ये नेगेटिव आ रहे होंगे, ठीक है, कर लेना आप पूछोगे ना। चलिए वर्ग समीकरण के मूल क्या है, मूल हमको निकालने हैं इसके, तो भाई मूल निकालने के लिए सबसे पहला मेथड तो वही, आप गुणनखंड कर दो। ये गुणनखंड नहीं आते हैं तो आपको सूत्र विधि आना चाहिए, क्यों, इसकी गुणनखंड हो ही नहीं रहे हैं, इसमें हमने इनटू 1 लगा लिया, 1 लिखा नहीं रहता, 1 होता है पर हमने लगा लिया। अब इसकी गुणनखंड विधि आपको आती है पर इसके गुणनखंड ही नहीं हो रहे ना भाई, और गुणनखंड नहीं हो रहे तो फिर आप मूल कैसे निकालोगे। तो भाई फॉर्मूला वही कौन सा, ग्रहाचार्य सूत्र, जिसे हम बोलते हैं सूत्र विधि, क्या होती है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में क्या है 2a, ठीक है, कर दो इसको सर सॉल्व। तो x बराबर माइनस का b कौन है 1 प्लस माइनस अंडर रूट में b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4a और ये c अपॉन 2 × a, ठीक है भाई। x बराबर वैसे यहाँ कितना आ गया अंडर रूट में 1 माइनस के 4, अब अंडर में क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, मैंने क्या बोला था अंडर में अगर नेगेटिव आता है तो मूल कैसे होते हैं काल्पनिक होते हैं ना, ठीक है भाई, मूल कैसे होते हैं काल्पनिक होते हैं। चलिए मूल कैसे होते हैं काल्पनिक, तो भाई यहाँ पर देखो जरा क्या आ रहा है, अंडर में क्या है नेगेटिव आ रहा है, मतलब मूल कैसे है अधिकल्पित, काल्पनिक या अधिकल्पित, ठीक है, यानी कि वास्तविक तो नहीं है भाई, ठीक है, परमे अपरमे बराबर सब वास्तविक में आता है ना, इसलिए वास्तविक नहीं। वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है 1 है, अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो गुणनखंड कर लो भाई, गुणनखंड हो रहे हैं तो गुणनखंड कर लो, x² माइनस के 3x माइनस के 10 के गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं बताओ जरा, गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 3, तो माइनस के 5x और प्लस के 2x, 5 दूनी 10 और गुणा घटाओगे तो कितने बचेंगे माइनस के 3, 5 में से 2 गए तो 3, माइनस के बड़े तो माइनस के, और गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 माइनस के, x कॉमन ले लो तो x - 5 और प्लस 2 कॉमन ले लो तो x - 5, इसके ऑप्शन नहीं, x - 5 और x + 2 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा -2, इसके मूल आ गए
5 और -2। ठीक है भाई, क्लियर है। इसके ऑप्शन नहीं है, छोड़ो, बोलिए। अच्छा, ऑप्शन वाले नहीं है, बिना ऑप्शन वाले। इसका ही मूल निकालने तो मूल तो आप निकाल लो, गुणा करो 6 12 और 4 3 12। ठीक है, 4 3 गए तो 1 बचे। यहाँ भी सेम वही है कि वर्ग समीकरण के मूल निकाला, गुणा करने पर कितना है, 100 आना चाहिए, तो 20 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 10 और 10 20, 10 बड़ा 10 100। इसके भी कर लोगे, नहीं कर पाओगे, बताओ जल्दी। -10x लो, आपको कर लोगे। यहाँ पर हमने 10x कॉमन ले लिया, तो 10x माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 ले लो, क्योंकि दोनों जगह सेम बनना चाहिए भाई। ठीक है, यहाँ पर सेम बनना चाहिए। 10x माइनस का 1 और 10x माइनस का 1, यहाँ पर मूल बराबर है। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10x इक्वल टू यहाँ से आ गया 1, यहाँ से भी आ गया 10x इक्वल टू 1, s इक्वल टू आ गया 1/10, यहाँ भी s इक्वल टू 1/10। ये हमारे इसके मूल आ गए। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला थोड़ा सा हट गए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 गुणनफल 182। दो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वही तो एक घात का ही है, पर यहाँ पर समीकरण हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर समीकरण हमको बनाना है और समीकरण बना के इसको हल करना है। ठीक है, तो देखते हैं जरा। तो दो संख्या याद करने ऑप्शन दे देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो दो संख्याएं यहाँ पर हमने मान ली, एक संख्या क्या है, x है, दूसरी क्या हुई बताओ, 27 माइनस एक्स। क्यों, दोनों का योग कितना है, 27 है ना। अब मैं आपसे बोलूंगा भाई, दो लोगों के पास पैसे 27 हैं, अब एक को दे दिए मान लो 10, दूसरे पे क्या हो 15, कितने कितने बचेंगे, एक को 10 दे दिए, दूसरे क्या बचेंगे 17, कितने बचेंगे 17, तो ये 27 होंगे ना भाई। सेम ऐसे ही यहाँ पर है कि एक पर अगर एक्स है, दूसरे पर क्या हो 27 माइनस एक्स। अब इनका जो गुणनफल है, वो कितना है, बोल रहे हैं प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 182। इन दोनों का गुणनफल कितना है 182। अब गुणा कर दो x इंटू 27 एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको उधर ले जाओ, जाएगा प्लस में, प्लस वाला माइनस में, और ये 182 तो पहले से है ही भैया आप लोगों का। अब इसकी कर दो गुणनखंड। गुणनखंड करना आप लोगों को आता होगा कि गुणनखंड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 गुणनखंड क्या होंगे बताओ। तो भाई कितने होंगे, 13 एक्स माइनस के 14 एक्स और प्लस 182। गुणा करो 182 आता है। ठीक है भाई, कर लोगे, 53 तो 5 18 सही है। एक्स कॉमन लो, एक्स माइनस के 13 माइनस 14 कॉमन लो, एक्स माइनस के 13। ठीक है, यहाँ पर x माइनस 13 हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया, क्या बचा x माइनस 14 इक्वल टू क्या हो गया 0। इक्वल में कर दो, तो यहाँ पर गया प्लस में, माइनस वाला कहाँ जाएगा प्लस में, तो हमारे आंसर आ गए 13 और 14। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सर आपको समीकरण बनाना है क्वेश्चन को पढ़ के। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत, क्रम का मतलब होता है क्रम से, और क्रमागत संख्याओं में एक का अंतर होता है। मतलब अगर पहली x है, दूसरी क्या होगी x प्लस 1 होगी, क्योंकि पहली मान लो 2 है तो अगली क्या आती है 2 प्लस 1 आती है, तभी तो 3 आता है। मतलब अगली वाली कब आती है, एक जोड़ने पर आती है। अगर पहली x है तो अगली क्या आएगी, x में एक जोड़ दो, यानी x प्लस 1। अब दो क्रमागत होंगे धनात्मक पूर्णांक है, इनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर कर दो, इनके दोनों का स्क्वायर कर दो। इनके वर्गों का योग कितना है, इनके जो वर्गों का योग है वो कितना है, वो कह रहे हैं 365 है। कितना है 365। बस बन गया समीकरण, बना दो समीकरण। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर हो गए हमारे 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 1 2x प्लस का 1 और माइनस को इधर ले आओ, 365 इक्वल टू 0। तो कितने आ गए बताओ, 1 को माइनस करोगे तो माइनस के 364, 2 कॉमन लेके 0 डाल दो, संख्याएं छोटी हो जाएंगी इससे। 2 1 2, 1 बचे 2 8 16, 2 4, 182 आ गए। देखो सेम वही है, गुणनखंड करना है, इसके बनेंगे 13 और 14 है ना, 13 और 14 बन जाएंगे इसके गुणनखंड। कर लोगे, यहाँ से आगे आप लोग कर लेना गुणनखंड इसके। ठीक है, आंसर भी आएगा 13 14। चले समीकरण के मूल ज्ञात करो। समीकरण हमको दिया है x माइनस 1/s इक्वल टू 3, इसके हमको मूल ज्ञात करने लगे। यहाँ पर बोल रहे हैं x नॉट इक्वल टू 0। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x अपॉन में है और अपॉन में x 0 नहीं हो सकता, संख्या अनडिफाइंड हो जाएगी, तो हमारा इक्वेशन ही नहीं रहेगी भी आप लोगों की। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया, इससे कोई मैटर नहीं। वैसे इसका इंटू कर दो, x इंटू एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बराबर 3, यहाँ पे इसको कर दो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x
इसको इधर ले आओ। अब इसे कर दो फैक्टर। फैक्टर यानी गुणनखंड। गुणनखंड इसके होंगे नहीं तो हम क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू भी -1। फॉर्मूला सबको याद होगा, इक्वल टू क्या होता है, रख दोगे भाई माइनस का बी प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस के 4ac और अपॉन में क्या जाएगा 2a। इसके हमें क्या करना है, फैक्टर करना है भाई। ऐसे वैल्यू रख ही दोगे, माइनस माइनस का 3 और प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर, बी मतलब के -3 का स्क्वायर माइनस के 4 और a और c कितना है माइनस का 1 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 1। लो आंसर आ जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस में प्लस 9 4 13, 4 1 4 है ना, 4 1 4। चलिए और यहाँ पर आएगा 13। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर रूट में आएंगे आपके संख्या। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे, हमने मान ली रोहन की एज कितनी है वर्तमान आयु, हमने मान ली x। ठीक है भाई, x वर्ष है। उसकी जो माँ है वो कितनी है, रोहन से 26 साल बड़ी है भाई। अब 26 साल बड़ी है तो आप क्या करोगे बताओ, x प्लस 26, x प्लस 26, ठीक है, का गुणनफल। अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद के लिए हम क्या करते हैं, 3 प्लस कर दो, इसमें 3 प्लस कर दिया तो इसमें 3 प्लस कर दो, कितना बन जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा। इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 360 है। ठीक है, गुणा कर लो, यहां से बन जाएगी आपकी इक्वेशन। इसको ले आओ माइनस, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कर लोगे बहुत आराम से, है ना। चलिए तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे। तो मूल बताना है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई कितनी, √2, बी हो गया हमारा 7 और सी हो गया हमारा 5√2। ठीक है, मूल बताना है तो बता दोगे आराम से। ठीक है, या तो लगा दो सूत्र विधि, और सूत्र विधि नहीं लगाना है तो डायरेक्ट क्या कर दो, गुणनखंड कर दो। गुणनखंड यहाँ पर क्या बनेगा जल्दी जल्दी, गुणा करो 5 दूनी 10, गुणा करने पर 10 आना चाहिए, तो 5 दूनी 10, 5x प्लस 2x। ठीक है भाई, सूत्र विधि से कर सकते हो, अगर नहीं आती है तो यहाँ पर कॉमन ले लो, x कॉमन आ जाएगा, तो √2x प्लस के 5, यहाँ पर कितना कॉमन आ जाएगा, √2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा √2x प्लस के 5, √2 लिया है तो √2 बचेगा यहाँ पर √2x। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x प्लस √2, तो यहाँ से आ गया √2x प्लस 5 इक्वल टू क्या कर दो 0। यहाँ पर इक्वल टू आ गया -2, इस इक्वल टू कितना आ गया -2, और यहाँ से आ गया इक्वल टू -5/2। ठीक है भाई, तो ये क्लास थी आज की भाई आप लोगों की। ठीक है, तो पूरा हमारी थ्योरी और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली है। आई होप आप लोगों को पढ़ने में मजा आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फिर मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद।